सवेरे जब वो उठी हैं 5:30 बजे उठ के, हाँ। तो ऐसे जैसे आंख मीचते हुए ऐसे बाहर आई। तो बाहर आई तो उन्होंने देखा कि मैं वहीं सेम पोजीशन में, आई एम स्टिल सिटिंग। कि हम इस समय सबसे बेहतर स्कूलिंग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जहाँ पर 12वीं के बाद निकलने के बाद में विद्यार्थी को पढ़ना क्या है, वो पढ़ाई कहाँ पर होगी, उसकी प्रक्रिया क्या है वहाँ पहुँचने की, उसका फॉर्म कैसे मिलेगा। अगर सबको समझ में आ जाए प्रक्रिया और आप समय से अप्लाई कर दें, उसका हिस्सा बन भी जाएँ, तो पैसे कहाँ से आएँगे? और पैसे मिल भी जाएँ अगर, तो वहाँ पे जाके कैसे आप रहेंगे उन बड़े शहरों से आने वाले लोगों के साथ में जो कि सब कुछ जानते हैं। ज़िंदगी घर में सब व्यवस्था है समझने की। तो आज भी हम सबसे अच्छा बेहतर व्यवस्था शिक्षा की है, उसमें चैलेंज फेस कर रहे हैं जहाँ से रणबीर जी आए हैं। मैंने बताया कि 640 लगभग स्कूल हैं जो अभी ऑपरेशन में हैं और करीबन 12 लाख लोगों ने लास्ट इतने सालों में पास किया है वहाँ से, जो कि बाहर निकले। उनमें से रणबीर जी एक हैं, जो कि हमारे सामने बैठे हुए हैं। सैकड़ों कहानियाँ हैं जहाँ पर रणबीर जैसे लोगों ने बहुत अलग-अलग जगह पर जाकर नाम कमाया है। डिफेंस हो, रिसर्च हो, आईएएस, पीसीएस हो, डॉक्टर लाइन हो, दुनिया के तमाम अलग-अलग जगहों पर प्रोफ़ेशनल, नॉन प्रोफ़ेशनल, कॉर्पोरेट हर जगह पर हमारे एलुमनाई गए हैं। लेकिन आज भी जो बात निकल के आती है और जिस पर बहुत ही फ़ोकस कर रहे हैं हम लोग भारत नवोदय अभियान में कि किस तरीके से वो जो 12वीं के बाद का समय है, उसमें हम हैंड होल्डिंग करें, सपोर्ट करें। क्योंकि कहीं न कहीं जो सरकारी व्यवस्था है इसमें शिक्षा का मतलब सिर्फ़ स्कूली शिक्षा मतलब स्कूलिंग करवाना है, तो वो अपना काम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन 12वीं से निकलने के बाद में ही तुरंत आप अकेले हो जाते हैं। निकलने के बाद में ही हम्म। जैसे आपने कहा कि वो बिल्कुल हम बिल्कुल। जैसे अगला लास्ट दिन हुआ, खत्म हुआ एग्ज़ाम का, आप रिलीज़ हो गए। रिलीज हो तो ये गए। जो स्कूल टू कॉलेज ट्रांज़िशन है, जी। इसमें सपोर्ट ना हो पाना, इस कमी से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपने जी। कहा कि अगर बिल्कुल। शायद मैं कहीं और पहुँच जाता, तो जी। वो जो हाईएस्ट पोटेंशियल है आपका, वो जो हाईएस्ट संभावना थी आपके लाइफ़ की, वो और भी आगे बढ़ती अगर हम स्कूल से आगे आपको कोई होता जो हाथ पकड़ के बोलता कि ये कॉलेज बिल्कुल आपका है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इस पे बहुत सारा फ़ोकस हम लोगों का है हमारी संस्था में काम करने का और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में आज भी क्या हालत बदली है और या क्या ज़रूरत है या जी। कैसे कर सकते हैं? जी। या जी। आप जो है इस जो प्लेटफ़ॉर्म हमने बनाया है हम बहुत लोगों ने, आप भी उसमें कहीं न कहीं शामिल रहे हैं। किस तरीके से आप योगदान देना चाहते हैं कि कहीं न कहीं इसको और अच्छा करने, बेहतर करने में कि जो स्कूल तो सब कुछ बढ़िया है, बेहतर है, खाना अच्छा है, टॉप क्लास के टीचर्स हैं, अच्छा एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है, लोग पढ़ाई करते हैं, साइंस, बिल्कुल कॉमर्स, आर्ट जो भी चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। 12वीं के बाद में वो हाईएस्ट पोटेंशियल रीच कर पाएँ, वो जी। जो जी। हाथ पकड़ना है, हैंड होल्डिंग करना है, जी। 12th जी। से कॉलेज तक की व्यवस्था में, जी। जी। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, हाँ, जिसको कहीं उसको 9th 10th के आसपास उसकी धीरे धीरे उसको पहचान होने लगती है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। हाँ, वो अपना पहचान करके, अगर हम उसको सही समय पे गाइडेंस दें कि इस टैलेंट को आगे नर्चर करके आप क्या कर सकते हैं, तो वो वहां तक पहुंच सकता है। यही जरूरत है लोगों की, खास करके अलुमनाई की जो स्कूल से गए हुए हैं, हाँ, ये बताने के लिए, क्योंकि कैसे भी करके लोग जद्दोजहद स्ट्रगल करके डिफरेंट फील्ड्स में आज की डेट में हैं ही। बिल्कुल। तो यही ज़रूरत है अलुमनाई को जा करके बताने की कि मैं देखो स्कूल से निकला और मैं आज यहाँ हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, इसके अलावा मेरे दोस्त यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। इसके 2 फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा ये हुआ कि जो स्कूल में लड़का है, एकदम से उसको ये दिखता है कि अच्छा ये यहाँ है, तो यहाँ तक तो मैं पहुँच ही सकता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि ये भी यहीं से गए हैं। जी, जी। तो उसने एक ट्रैजेक्टरी तो तुरंत बना लिया कि साहब ये यहाँ से गए हैं, यहाँ तक गए हैं, तो यहाँ तक तो मैं इतना तो पहुँचे, पॉसिबल है ही है। इतना तक तो मैं पहुँच ही सकता हूँ। हाँ, ये एक बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि जब मैंने बताया कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो उसको ये क्लियर हो गए कि मेरा लाइकिंग ये वाला है, हाँ, ठीक हाँ। है। शायद ये ना बताते, तो मैं इस वाले पे चलता। हुँ, तो उससे एकदम से ये क्लियर हो गया कि मेरे पास में फ़ील्ड्स ये हैं और जो मेरा टैलेंट है या जो मुझे सूट कर रही है चीज़, वो इस डायरेक्शन में मुझे ले जाती है। हुँ, हुँ। तो ये सब बताने से आदमी के अंदर में जिज्ञासा होती है, वो पूछ लेता है, कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है, सोशल मीडिया अवेलेबल है और बहुत ढेर सारे तरीके अवेलेबल हैं। वो आपको एक बार किसी का ये मिल जाए, रेफ़रेंस मिल जाए, जी, जी, जी। तो उसको ये जानने में आसानी हो जाती है कि मुझे अगर चीज़ ये परस्यू करनी है, तो मुझे हुँ, हुँ। कौन से एंट्रेंस देने होंगे,
कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन से अप्रोच करने होंगे, क्या फीस होगी, कैसे वहाँ पे रेजिडेंशियल हॉस्टल या ये अरेंजमेंट्स कैसे मिलेंगे। तो एकदम से जो वो गैप था कि जो मुझे महसूस हुआ कि साहब अब तो मुझे छोड़ दिया गया, अब मैं क्या करूँगा मुझे खुद क्लियर नहीं है, वो उसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि मुझे यहाँ से निकलने के बाद में कहाँ-कहाँ जाना है। तो आप यूँ समझेंगे वो जो कंटिन्यूटी गवर्नमेंट के इस इंस्टीट्यूशन बंद होते ही ब्रेक होती है, जो हम एक दिन ऐसे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ सब चीज़ें कंट्रोल रहती हैं, हम अपना काम करते रहते हैं और एक दिन सडनली एक दिन उठा करके एक उस दरवाजे के बाहर कर दिए जाते हैं कि ओके नाउ आउट। अब आप को आगे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तो वो आदमी महसूस कर लेगा और अपनी शायद ट्रैजेक्टरी उसके आगे बना लेगा। यहाँ पे एलुमनाई को सहयोग करने की ज़रूरत है। अगर मैं अपने उदाहरण से कहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब वहाँ स्कूल में था, तो मैं क्योंकि मैंने बताया मैं स्कूल में टॉपर था, मैं मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट था, मेरे और मेरी पढ़ने में रुचि थी। मुझे कहीं से भी पढ़ना ऐसा भारी काम नहीं लगता था। तो अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिलता उस टाइम में, जो कि मुझे नहीं मिला, मैं वहाँ से निकला तो मैं नहीं समझ पाया कि लोग क्या करेंगे। मेरे गाँव घर के ज़्यादातर लोग सब वहाँ से उठते इलाहाबाद चले जाते थे बीए करने के लिए। तो उनसे बेहतर मैं बीएससी करने चला गया वहाँ से, कि सब बीए करते हैं, मैं बीएससी करूँगा। तो मैं जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गया, बीएससी करने लगा और क्योंकि इंजीनियरिंग करने का मन था मेरा, तो मैंने पूछा किसी से क्या करें, तो उन्होंने कहा हमने तो कभी किया नहीं, हमें पता भी नहीं कि क्या करना है। तो एडवर्टाइज़मेंट देख करके मैंने एक कोचिंग जॉइन कर ली जो वहाँ की खराब कोचिंग थी और मैंने इलाहाबाद में और मैंने केवल एडवर्टाइज़मेंट देख करके अखबार में देखा बड़ा-सा एडवर्टाइज़मेंट निकला है, बहुत ढेर सारे लोगों के फ़ोटो निकले हुए हैं कि ये बड़ी अच्छी कोचिंग है। तो एक सचदेवा करके कोचिंग होती थी जो शायद दिल्ली में बहुत अच्छी होती थी, लेकिन इलाहाबाद में उसकी ब्रांच में कुछ नहीं था। तो मैंने वो कोचिंग जॉइन कर ली जबकि वहाँ की बेस्ट कोचिंग उस टाइम में वंदना या कृष्णा होती थी। तो इस तरीके से मेरा नुकसान हुआ कि मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले पढ़ाने वाले, कोचिंग वाले। तो मैं जा करके जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, जो स्टेट गवर्नमेंट के 8 कॉलेजेस थे, वो वाला एंट्रेंस में पास कर पाया। शायद, शायद नहीं मैं बहुत श्योर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में कि अगर मुझे वो प्रॉपर गाइडेंस मिलता तो मैं आईआईटी में होता। मैं देश के सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग किया होता, जो कि मैंने बाद में पन्नागर यूनिवर्सिटी से किया। मैं अपने इस कॉलेज को डिरेट नहीं कर रहा हूँ, बिरेट भी नहीं कर रहा हूँ मैं उसको कि वो बहुत खराब है। लेकिन जैसा नाम है, जैसा ब्रांड है, उस हिसाब से अगर देखें, तो मेरे पास मेरे में वो मटेरियल था कि मैं वहाँ पे होता। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो हैंड होल्डिंग मुझे नहीं मिली, वो गाइडेंस मुझे नहीं मिला उस टाइम में। तो हमने जाना अभी कि इंफॉर्मेशन गैप कितना डेवास्टेटिंग होता है। सिर्फ पता ना होना कैन लीड टू एनीवेयर। मतलब आपको पता है कि आप आईटी के लायक थे और आपको बिल्कुल विश्वास है और मुझे विश्वास है अगर आपको सीबीएसई मीट मीट सर्टिफिकेट देती है और आप टॉप पे होते हैं मैथमेटिक्स में, तो क्या कारण है कि कहीं ना कहीं आप आईटी नहीं जा पाए और आपको पता नहीं था कि कौन सी कोचिंग बेहतर होगी। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा और आपने सही कहा कि अलुमनाई का रोल बहुत बड़ा है इस जगह पर, चूंकि इसमें कुछ गवर्नमेंट का फेल्योर नहीं है, क्योंकि समय जो था आपका शुरुआती समय था। कुछ ही दिन हुए थे, लाइक 30 40 ईयर्स हुए थे इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में। उस समय की व्यवस्था में जब पहला साल था स्कूल का, वहां पर आप थे, आपके सामने स्कूल बन रहा था, आपके सामने टीचर्स आए, आपने कहा वो म्यूचुअल लर्निंग का टाइम था, जब सब कुछ सब लोग समझ रहे थे, सीख रहे थे, टीचर्स भी और आप लोग भी। उस टाइम में आप थे तो आपने बेहतर किया स्कूल में। लेकिन अगर सूचना का अभाव ना होता, अगर काउंसलिंग का अभाव ना होता, अगर मेंटरशिप की कोई कमी नहीं होती, शायद आप आईटी में होते। तो आज हमारे पास 12 लाख लोग हैं जो कि नवोदय से पढ़ के आपकी तरह निकले हैं, और अगर वो आपस में मिल करके अपने अपने स्कूल में, या यूं कह लीजिए कि आज हर आदमी काम की वजह से कहीं ना कहीं बाहर है, आप जहां पर है वहां अपने पास के स्कूल में अगर रह करके अपने जूनियर्स को, या जो अभी कह लीजिए कि पढ़ रहे बच्चे हैं, उनका अगर हम हाथ पकड़ के आगे दिखा पाए रास्ता, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और ये हम सबके उसमें है कि हम हफ्ते में एक दिन निकाल सकते हैं या महीने में एक दिन निकाल सकते हैं कि जाके संडे को हम बच्चों से बात करें। सबसे बड़ी बात ये भी कि आवासीय विद्यालय है तो संडे में भी बच्चे रहते हैं स्कूल में, उनके पास टाइम रहता है आपसे बात करने का। हम लोग स्कूल में गए अपने, हाँ। हमारे बैच के लोगों ने इनिशिएटिव लिया। अच्छा। हम लोगों ने एक चार्ट बना लिया कि आपके इंटरेस्ट क्या-क्या हो सकते हैं 9th ऑनवर्ड्स।
आपके इंटरेस्ट क्या-क्या हो सकते हैं और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या-क्या रूट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं कहीं कुछ करने के लिए, चाहे वो आप पीएचडी करना चाहें, चाहे आप सीए करना चाहें, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी होना चाहें, चाहे आप इंजीनियर होना चाहें, चाहे डॉक्टर होना चाहें और चाहे आप लीगल फील्ड में जाना चाहें, तो जितनी फील्ड्स हमें समझ में आती थी, तो ऐसा करके हम लोगों ने एक बार 2 दिन का काउंसलिंग सेशन किया, फैज़ाबाद नवोदय में। अच्छा। तो वो एक बड़ा डिटेल्ड एंड एग्ज़ॉस्टिव सेशन था, जिसमें केवल ये नहीं बताया गया कि क्या-क्या हो सकता है, उसके लीफ़लेट्स भी उन लोगों को दे दिए गए, अच्छा। पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन का अरेंजमेंट किया गया था, तो वो वहीं पे स्टोर कर दिया गया कि एक दिन में ग्रास्पिंग नहीं हो पाती है, आदमी को आप कोई चीज़ दिखाओ तो जी, जी, जो जी। लर्निंग है 100% में से मतलब 100 में से केवल 20-30 चीज़ें याद हो पाती हैं। हुँ, हुँ। तो उसको वहीं छोड़ दिया गया है कि आप उसको रीलुक भी कर सकें, दोबारा किसी भी रेफ़र कर समय हाँ, सकें, जी। रेफ़र कर सकें, आप वो भूल जाएँ तो। जी, जी। और दूसरी बात उसके अलावा ये करने के साथ-साथ ही हम में से जिन लोगों की कुछ पोज़ीशन सीनियर थी, जैसे मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में हूँ, हाँ, मेरा एक बैचमेट वो आईएएस में है, मेरा एक जस्ट जूनियर वो इंडियन पुलिस सर्विस में है, कुछ लोग बिज़नेस में अच्छा कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो जिन-जिन फ़ील्ड्स में लोग अच्छा कर रहे थे, उनको बुलाया गया केवल ये देखने के लिए या ये एक मोटिवेशन लेक्चर लेने के लिए कि आप खड़े हैं, आप कुछ बातचीत करेंगे, उनके 10 सवाल होंगे, आप 10 जवाब देंगे। इससे ही उनका बहुत मोरल बूस्ट अप हो जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता बिल्कुल, है कि अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हम भी कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो ऐसे सेशंस हम करते रहे और मैं बहुत फ्रीक्वेंट विज़िटर हूँ नवोदय का। अच्छा। मैं अक्सर क्योंकि अब तो मेरे घर के रूट में पड़ता है वो, तो आते-जाते कभी भी प्रिंसिपल साहब से टाइम ले करके चला जाता हूँ और इन्फॉर्मली मिल लेता हूँ और कभी-कभी उनके यहाँ कोई ऑकेज़न होता हो तो उस ऑकेज़न पे जाकर के फॉर्मली मिल लेता हूँ। अभी तो लास्टली हम लोगों ने अपना पिछले साल अपना 25वाँ साल भी अच्छा, सेलिब्रेट किया, अच्छा, अच्छा। सिल्वर जुबली ईयर ऑफ पासिंग। कितने लोग आए थे उसमें? उसमें मेरा बैच टोटल 80 का था, हाँ, हाँ। फाइनली निकलते-निकलते 70 कुछ रह गए थे। जी, जी। तो जिसमें से 40 लोग वहाँ पे आए थे। बहुत बड़ी बात। हम लोग 25 वहाँ साल पे बाद भी हाँ, इतना जुड़ा जी, हुआ। जी, हम लोग वहाँ आए और उसमें एक दिन स्कूल में ढेर सारी एक्टिविटीज़ की और अगले दिन कुछ आपस में ही वो रहे कि आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बहुत दिन बाद लोग मिल रहे हैं, दूर-दूर से आ रहे हैं देश के कोने-कोने से। हुँ, तो वो बॉन्डिंग तो ख़ैर बहुत ही ऐसी है जो अनमैच्ड है हुँ, कंट्री हुँ, में हुँ, और वो इसलिए है क्योंकि आप 7 साल उस फ़ेज़ में रहते हैं जहाँ आप सही से कपड़े पहनना नहीं जानते जी, हैं। जी। वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं जीना हाँ, किसी के साथ हाँ, और ये ऐसे कमरे नहीं होते हैं जो आज के हॉस्टल में मिलते हैं कि आदमी का सिंगल सीटेड रूम है या डबल सीटेड रूम हाँ, है। हाँ। वो 16 सीटेड रूम 17-18 सीटेड रूम, डबल डेकर वाला बेड, हुँ, तो वो सब में जब आप पल के आते हैं तो आपका बॉन्डिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जी। और मैं ये बात इस थोड़ा-सा एक्सटेंड करूँगा कि ये जो बॉन्डिंग है, ये मेरा केवल फैज़ाबाद नवोदय के साथ नहीं है, ये मेरा लखनऊ नवोदय के साथ भी है, जम्मू कश्मीर के नवोदय के साथ भी है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है ज़िंदगी का, वो सेम है। वही ड्रेस है, वही प्रेयर है, हुँ, वही किताबें हैं, वही भैया-दीदी का कल्चर है एंड एवरीथिंग इज़ सेम। हुँ, तो मेरा कनेक्ट जो है किसी भी एबीसीडी से ऐसे ही हो जाता है, हाँ। वो किसी भी नवोदय से हो। वो सेंट्रल स्कूल वाले का नहीं होगा, जी, जी, जी। ठीक है? वो डीपीएस वाले का नहीं होगा, हुँ, बट नवोदय वाले का हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जिसको हम कह सकते हैं डीएनए, डीएनए ने जैसे जो है बता दिया है कि साहब नाक बनेगी, 2 आँखें बनेगी, मुँह बनेगा, ये हाँ, बनेगा। ऐसे ही नवोदय में आप घुसे हैं तो ऐसे-ऐसे निकलेंगे, तो जी। वो हमारा डीएनए एक हो जाता है। आपको और आपके साथियों को बहुत-बहुत बधाई कि आपने इंस्टीट्यूट लिया कि आप फैज़ाबाद वापस गए और जाते रहे लगातार और वो जो प्रोसेस आपने किया जहाँ पे लोगों को बताया कि क्या-क्या क्षेत्र हैं और क्या कैसे-कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैं सबको आह्वान देता हूँ, सब लोग आएँ और अपने-अपने स्कूल में विज़िट करें, जैसे आप लोगों ने किया। करीबन 640 स्कूल में से 150 जगह पर है जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी अभी हो रही है, जैसे फैज़ाबाद में से एक है और जगहों पे पहुँचना अभी बाकी है और हम लोग पहुँच रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो भारत नवोदय अभियान की टीम है, वो हम चाहते हैं कि जहाँ-जहाँ भी अलुमनाई एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे होनी शुरू हो। वहाँ पे जिला स्तर पर हम बना रहे हैं कमिटीज़ पीएनए की, जी, जो अलुमनाई नवोदय के हैं, वहाँ पे आस-पास रहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। दोबारा शुरू करें बहुत प्रोसेस जो ज़रूरी आपके है, यहाँ स्टार्ट है। बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे कम है, वहाँ पे ज़्यादा करें और जहाँ भी सपोर्ट चाहिए उसके लिए रीच आउट करें। बिल्कुल, एक तो बिल्कुल। ये है। दूसरी बात कहीं न कहीं थोड़ा-सा हम आगे बढ़ जाते हैं अभी। जी, जी। अ, इतना कुछ झेलने के बाद में सीखने के बाद में, संघर्ष करने के बाद में चीज़ें बढ़ती रहीं, आप स्कूल में आए और 12वीं तक पढ़ के बाहर निकले।
इसके बाद क्या रहा? क्या क्या हवा के झोंके आए और किस तरह हाँ, की हाँ। बातें हुई लाइफ में? कि स्ट्रगल खत्म नहीं होता। जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बताया आपको कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, खेती का बैकग्राउंड था, गाँव का माहौल था। वहाँ से निकल कर के जब हम बीएससी करने वहाँ पहुँच गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हुँ, तो फिर मैंने कोचिंग जॉइन कर ली। हाँ, कोचिंग में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स इनके-इनके होंगे, ऐसे होंगे, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएँगे। तो मैं प्रिपेयर करता रहा और उस हिसाब से मैं 1 साल ही बीएससी किया। बीएससी भी मैं पूरा करने कभी नहीं गया, क्योंकि मैं वहाँ जब भी जाता तो मैं देखता कि टीचर ही अवेलेबल नहीं है। क्लास में बैठे रहो 2-2 3-3 घंटे, कोई क्लास में आता ही नहीं पढ़ाने के लिए। तो मैं 93 से 94 बीएससी में था इलाहाबाद में। हम लोग कमरा लेके रहते थे, वहाँ यही कल्चर था। अपना शाम को स्टोव पे किराए खाना पर कमरा लेकर किराए रहते पे थे। कमरा ले लिया, 150-200 रुपए में मिलता हाँ, था। घर से राशन ले आए, हाँ, लाद करके शाम को जो है रोटी बना लिया, दाल बना लिया, खा लिए। तो यही कल्चर था, खुद ही अपना चीज़ मैनेज कर लेते थे सब। एक कमरे में ही वहीं किताबें रखी रहती थी, वहीं स्टोव भी रखा रहता था, वहीं आटा-दाल भी रखा रहता था। बहरहाल, फिर वहाँ से मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया। जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन था, हुँ, जो स्टेट गवर्नमेंट के 8 कॉलेजेस थे, 1500 सीटें होती थी यूपी की, तो उस टाइम में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे। अच्छा, 94 की बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी। तो मेरा उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का तीसरे नंबर का कॉलेज था पन्नागर यूनिवर्सिटी, हुँ, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं चला गया। हुँ, यहाँ से ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल गई। हुँ, अगर हम नवोदय के लाइफ़ से कंपेयर करें, तो बीच में मेरा 1 साल ये वाला पीरियड भी रहा जब मैंने बीएससी किया। लेकिन वहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग गाँव के रहते थे। कल्चर थोड़ा गँवई था, तो गँवई कल्चर में हम लोग बहुत जूनियर थे, तो उन लोगों का मॉनिटरिंग रहता था। कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिलता है। कभी-कभी जो सीनियर लोग थे, गाँव के ही 6, 8, 10 साल सीनियर भैया लोग, वो लोग बोलते थे कि बहुत घूम रहे हो आजकल इधर-उधर, फ़िल्में देखने जा रहे हो, अच्छा, मत जाया करो। तो ऐसे एक जैसे अभिभावक लोग वहाँ भी हैं, ऐसा महसूस होता था। तो वहाँ हम वो ओपन नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही हम इंजीनियरिंग करने गए, हाँ, हाँ, तो हमें उस तरह का माहौल मिला जैसे कि एकदम से हमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर से किसी ने अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया। जिंदा खुल गया हो। पिंजड़ा खुल गया हो हाँ, और ऐसा खुल गया हो कि अब जो है मेरा घर भी वहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। हुँ, अब तो यहाँ तक कोई आ भी नहीं सकता। अच्छा, तो ये हमें एकदम से महसूस हुआ वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के कि अब कोई कंट्रोल नहीं रहा। हाँ, अब मैं रात को भी कहीं जा सकता हूँ, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ और अब मुझे कोई यहाँ छोड़ने नहीं आता है, कोई लेने नहीं आता है। मैं अपनी मर्ज़ी से कभी भी घर जा सकता हूँ, कभी भी चला आता हूँ। कम्युनिकेशंस के मीडियम नहीं थे उस टाइम में, हाँ, हाँ, टेलीफ़ोन वग़ैरह हाँ, हाँ, केवल फ़िक्स लाइनें होती थीं, जिनसे आप बात हो सकती थी, वो मेरे घर में था नहीं। हाँ, हाँ, तो मैं पहुँच जाता था, चिट्ठी लिख देता था कि पिताजी मैं घर पहुँ वहाँ कॉलेज पहुँच गया हूँ, तो उन्हें 15 दिन बाद मालूम चलता था कि हाँ, लड़का पहुँच कॉलेज गए। पहुँच गया है। तो उन दिनों में हमने लाइफ में जो बनने-बिगड़ने वाले जो फ़ेज़ होते हैं, उसमें आप यूँ कह सकते हैं कि बिगड़ना शुरू किया। अच्छा, बन तो स्कूल में रहे थे, जहाँ हम डिसिप्लिन में जी, एक चल जी, रहे थे। जी, वहाँ पे बिगड़ना शुरू किया, रात-रात तक घूमना शुरू किया, देर-देर रात तक गप्पे मारना शुरू किया, बाज़ार घूमने चले गए, कहीं जा कर के नैनीताल घूमने चले गए, होटल में रुक गए और बहुत-बहुत ढेर सारी चीज़ें हुईं, मतलब जिनको आप यूँ कह सकते हैं कि जो-जो भी आपको अचानक से फ्रीडम मिले, हुँ, तो आप करना चाहेंगे, हुँ, वो सब हमने वहाँ पे कोशिश की कि हाँ, हम वो सब जी लें। जहाँ-जहाँ भी जहाँ-जहाँ भी आपको लगा था कि यहाँ बंधन था, यहाँ बंधन था, वो सारे बंधन तोड़ के वहाँ तक आपने निकलने की कोशिश किया। तो वो शुरू में पहला साल, दूसरा साल हमारा इस तरह से गुज़रा और जो मैंने पहले वर्ड यूज़ किया कि बिगड़ना शुरू हुआ, जी, तो बनने वाला जो बिगड़ना शुरू हुआ था, तो वो वाक़ई में वही फ़ेज़ था। मैं जब सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो बहुत अच्छे नंबर थे मेरे, सेकंड में उससे कम आए, थर्ड में उससे कम आए, फोर्थ तक आते-आते हमें महसूस हो गया कि बेटा आप बहुत कूद-काद लिए, खूब उछल लिए, खूब ज़िंदगी जी लिए, ये जो है लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। आप टॉपर थे पहले स्कूल में और अभी तुम्हारा ग्राफ जो है ये लगातार गिर रहा है, हुँ, तो ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो उन दिनों फिर मैंने अपनी लाइफ़ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश किया और आज मैं ये कह सकता हूँ कि डिसिप्लिन के अंदर हाथ-पाँव मारना अच्छा है।
बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में फँस जाना अच्छा नहीं है और बिल्कुल फ्री हो जाना भी अच्छा नहीं है। तो उन दिनों मैंने फिर से अपने को डिसिप्लिन में लाना शुरू किया। फिर से स्पोर्ट्स जॉइन किया वापस। जाके मैं हॉकी एक गेम होता था हमारे यूनिवर्सिटी में, वो मैं खेलने लगा। बाद में मैंने रिप्रेज़ेंट भी किया उसको। खो-खो रिप्रेज़ेंट किया मैंने स्कूल को। स्कूल को किया ही था, यूनिवर्सिटी को भी किया मैंने। खो-खो रिप्रेज़ेंट किया। तीसरा, वहाँ पे मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू किया। जिस तरह से हम लोगों की इंग्लिश एक वीकनेस हो जाती है, हम लोग गाँवों से आते हैं, तो फिर मैंने इंग्लिश पे जोर देने के लिए न्यूज़पेपर से रोज़ 10 वर्ड लिख के, उनकी मीनिंग लिख करके रात में सोने के पहले उनको याद करना शुरू किया। और चौथी बात, मैंने जो न्यूज़पेपर की बात कही, नॉर्मली यूनिवर्सिटी में ना कोई टीवी न्यूज़ देखता था, ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ता था, सब अपनी दुनिया में मस्त थे। अच्छा। कोई भी नहीं करता था एक्सेप्ट फॉर बहुत कम लोगों के, जो शायद जागरूक थे। तो उनमें से मैं भी एक जागरूक हो गया कि मैंने अपना एक न्यूज़पेपर अपने लिए सब्सक्राइब किया। मैं, बड़ी अच्छा। बात है, माने ये कहने कि आप सोचिए कि बहुत छोटी-सी मैं बात है, समझ रहा हूँ, जिस समय की बात आप कर रहे हैं, जिस आज भी वो कल्चर नहीं है, आज भी वो कल्चर नहीं है। तो समझ सकता और हूँ। पैसा जो है अखबार का लगभग वही है। अच्छा, अच्छा, आप अच्छा, देखेंगे दाम अखबार का अब भी वही है। अच्छा। तब भी वो डेढ़ 2 रुपए था जब हमारे पास पैसा नहीं था। हुँ, आज भी वो डेढ़ 2 रुपए, ढाई रुपए टाइप से है। इंग्लिश का पेपर अब भी सस्ता आता है। हाँ, तो पैसा तब बहुत ज़्यादा मायने रखता था, जो हमारे पास नहीं था। फिर भी मैंने उसको लगाया और उसके बहुत फ़ायदे हुए। मेरा मेरा अवेयरनेस बहुत अच्छा हुआ, इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हुई और मतलब अवेयरनेस से बहुत ढेर सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं देखता हूँ कि आप कहीं भी जाते हैं तो कॉन्फिडेंट होते हैं किसी से बात करने में। आपको अचानक से नहीं लगता, यार ये पता नहीं कौन-सी बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें कॉलेज में हुईं। धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी फिर से पटरी पे आनी शुरू हुई। आपने बहुत बड़ा मैसेज भी दिया, अपनी कॉलेज के बारे में बताते हुए, कि फ्रीडम किस तरीके से अच्छा है भी और नहीं भी है, हुँ, और कंट्रोल्ड मैनर में अगर हम आज़ादी को जिएँ तो कितना बेहतर है। तो मैसेज ये है, मेरे हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को, कि जो लोग स्कूल में हैं, कई बारी मैं जाता हूँ, मतलब मैंने करीबन 85 नवोदय विद्यालय विज़िट किए हैं, और वहाँ बच्चे क्रिबिंग करते हैं कि बहुत रोक बंधन है, बहुत मतलब लोग रोक-टोक करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। आज़ादी की कमी है। तो कहीं न कहीं मैं कहना चाहता हूँ उन उन सभी लोगों से कि उसका जो वैल्यू है, उसका जो महत्व है, वो तब जान पाए भैया जब बाहर आए। जब आप बाहर आए, जी, जी। लगा कि इतना कुछ जीने के बाद में, आसमान में उड़ने के बाद में, मज़ा उसी में है कि आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मज़ा करें। जी। तो कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे जूनियर्स के लिए, जो कि स्कूल में है अभी, और जो कॉलेज में जाते हैं, कि पहली बार लगता है कि सब कुछ खत्म, कोई रोक-टोक नहीं है। जो करना है वो करें, जहाँ उड़ना है वहाँ उड़ सकते हैं। खुला आसमान है, अपनी आज़ादी, अपना समय, अपना सब कुछ है। कोई देख टोक नहीं रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। तो स्कूल में है, नर्स मैडम है, हाउस मास्टर हैं, हुँ, हुँ। क्लास टीचर हैं, आते-आते हर जगह लोग हैं, टाइम बँधा है नाश्ते का और खाने का, हर चीज़ का, पढ़ने का। और एकदम अपोज़िट है कॉलेज में, जहाँ पे सब कुछ अपने आप करते हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, टाइम आपका अपना होता है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं आते, आपने बताया, नॉर्मल कॉलेजेस में। तो कहीं न कहीं वहाँ जा कर के आपको कुछ पॉइंट्स कैरी करने हैं, जो स्कूल के थे, और वो डिसिप्लिन खुद ही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। जिससे कि आप वो जब आपने 2 साल बाद शुरू किया समझना, और उसके बाद भी आप उन महान लोगों में से एक आइकॉन्स हैं, मतलब हमारी कम्युनिटी में, नवोदय कम्युनिटी में हम, और साथ में जो आपने किया प्रोफेशनली, जो रेलवे डिपार्टमेंट में आप एक ऑफिसर हैं, आरडीएसओ में आप उसको डायरेक्ट करते हैं, साथ में आप एक सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं, हम सब जानते हैं। और आपकी जो किताब आई थी, दर्द मांझता है, जो जी। कि आपके जीवन से थोड़ा मैच सा कर रहा है, जितना हमने सुना आपके बारे में। तो इतना कुछ कर पाए, और अगर थोड़ा-सा और कोई होता बताने वाला, हाथ पकड़ के समझाने वाला, कि ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो चीज़ें और बेहतर होती आपकी ज़िंदगी में। जी। मैंने बताया कि 640 स्कूल्स हैं और 12 लाख लोग हैं जो वहाँ से पढ़ चुके हैं, नवोदय विद्यालय। करीबन 35% लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन लोग होते हैं, जहाँ उनके घर में किसी और ने पहले पढ़ाई नहीं की है। और उसके अलावा खासकर कुछ जो जो लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, खासकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में बहुत जगहों पर आज भी है, जब 12th के बाद में आगे पढ़ने का माहौल नहीं है, चलन नहीं है। 12th के बाद में वो घर बैठ जाती है। तो इन सब व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं जो हम पहले बात कर रहे थे, कि अलुमनाई किस तरह से हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल, वो जाकर के लोगों को गाइड करे, लोगों को वो करे। तो जो चीज़ें थोड़ी-सी भी गड़बड़ हुई, वो भी बहुत बेहतर हो सकती थी। जी, तो जी, ये एक बिल्कुल। एक एक मतलब है हमारे लिए संदेश है अलुमनाई बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम मैं जहाँ एग्री भी करता हूँ। पॉसिबल हो, वहाँ पर अपना एक एक भूमिका हमारी है, उसको हम तय करें। जो हमें मिला है, हमें वापस देना भी है। वापस
है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गिविंग बैक का जो है फेनोमेनन बिल्कुल, आप जानते हैं जो है बीएनए के बारे में कि गिविंग बैक के हिसाब से ही शुरू हुआ था। आपके बहुत साथी हैं, आप भी इन्वॉल्व रहे हैं किसी-किसी बिल्कुल, हैसियत में बिल्कुल, कि सबने मिलके प्रयास किया है कि सीमित स्तर पे हुआ है चूंकि अभी 2 साल ही हुए इसको बने, लेकिन और आबादी बहुत बड़ी है नवोदय की, पूरे देश में फैला हुआ है तमिलनाडु को छोड़ करके, और हर जिला में एक स्कूल है और हर जगह पर लोग भी हैं, तो समय के साथ में हम और उसको बिल्ड कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ और आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने अभी बहुत सारे जो काम हम लोग कर रहे हैं 2 साल में, उनमें से सबसे जो अभी का रिसेंट है वो ये है कि हमने 50 चुने हुए लोगों के लिए, पूरे यूपी के जो चुने हुए लोग हैं 50, उनके लिए कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हमारा ये है कि इस तरीके से हमारे बहुत सारे आइकॉन्स इंजीनियरिंग में सर्विसेज में, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के हैं, इंजीनियरिंग में मेडिकल में अच्छा कर रहे हैं, चमक रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश दुनिया को बेहतर करने में, बहुत बढ़िया। वैसे ही लीगल फील्ड में हमारे लोग जाएं और वहाँ अच्छा करें, उसके लिए हमने शुरू किया है, जिसमें जी, हम जी, जो क्लैट का एग्जाम होता है, जो बढ़िया। आईआईटी और आईआईएम की तरह एनएलयू बनाए गए, सरकार ने बनाए हैं हुँ, हर राज्य में एक, वहां पे कैसे एडमिशन हो हमारे नवोदय के बच्चों का, उसके लिए हमने शुरू किया। उसमें 50 लोगों को अभी ट्रेनिंग मिल रही है, बहुत अच्छा, अभी बहुत बहराइच अच्छा। नवोदय में ये है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, थैंक आप यू, आएं थैंक और यू, सेंटर पर विजिट करें, हमारे बच्चों को आपसे मिलकर बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। और हर तरीके से मिलता है कि बहुत कुछ सीखने का है आपसे, कि किस तरीके के माहौल में आपने किस टाइम में पढ़ना शुरू किया और आप कहाँ पहुंचे। तो जो हमारे बच्चे हैं इनको तो बहुत कुछ एडवांस तरीके से चीजें मिल रही हैं, काफी कुछ चीजें ठीक हुई हैं समय के साथ में हुँ, और बेहतर हुई हैं, तो उनकी तो संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं हुँ, और थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद ये जो फ्रीडम को जीने का और समझ में आने का कि ठीक है फ्रीडम ठीक है, मगर कुछ चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, थोड़ा डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, वो समझ में आने के बाद आपको आपने चीजों को दोबारा ठीक किया और पढ़ाई किया, और इंजीनियरिंग करने के बाद में क्या रहा आगे? मैंने सुना है कि आपने प्राइवेट जॉब जो बहुत ही प्रिविलेंट थी, कैंपस प्लेसमेंट हो या फिर वैसे अप्लाई करना हो या फिर पीएसयूज का जो जॉब का तरीका था, अप्लाई करिए इंटरव्यू होगा और डायरेक्टली ले लेंगे आपको उस टाइम में, जी, जी, बहुत ही प्रिविलेंट नॉर्म था वो, बहुत बिल्कुल, लोग उसके लिए जा रहे थे आपके साथी जो थे। बिल्कुल, आपने कहा कि आप वहां नहीं जाएंगे, क्या था बिल्कुल। दिमाग में आपके और क्या सोच थी आपके दिमाग में, और क्या आगे कहानी बढ़ी कॉलेज के बाद? अ, मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ कि हमारे कॉलेज में जो कैंपस प्लेसमेंट थे, उसमें कई सारी कंपनियाँ आती थीं और कैंपस से लोगों को रिक्रूटमेंट हो जाता था, जॉब के लिए चले जाते थे। हम कुछ इस सोच के थे कि जहाँ पे हमें गवर्नमेंट जॉब्स के ये थे कि गवर्नमेंट जॉब्स अच्छी होती हैं क्योंकि हमारा गाँव वाला कल्चर है, हमने शायद प्राइवेट जॉब के बारे में बहुत जाना नहीं था। इंजीनियरिंग कॉलेज में जा कर के ही हमने जाना कि हाँ, प्राइवेट जॉब्स होती हैं और ये अच्छी पेड भी होती हैं। परंतु कहीं अंदर से ये इच्छा थी कि नहीं, हमारा जो समाज है वो सरकारी जॉब को वैल्यू करता है और उसको ज़्यादा वो मानता है कि हाँ, ये कुछ ज़्यादा बड़ा ओहदा है, केवल पैसे की बात नहीं है। तो ऐसे करके मेरे अंदर ये पहली क्लैरिटी ये आई कि मुझे गवर्न प्राइवेट जॉब में नहीं जाना है। तो मैं कैंपस प्लेसमेंट वगैरह में बैठता था, मज़े के लिए बैठता था, ये जानने के लिए कि हाँ इंटरव्यू हो रहा है, कैसा होता है इंटरव्यू हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन कैसा हो रहा है, कोई कहीं रिटन एग्ज़ामिनेशन भी होता था छोटा-मोटा, तो वो बस फॉर सेक ऑफ फन मैं उसमें बैठता रहा। परंतु मेरा कभी एम नहीं रहा और दूसरी बात ये थी कि जब ये मैं फाइनल ईयर तक पहुँच गया, तो उसी टाइम में लोग गेट का फॉर्म भरते थे एमटेक करने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी एक इंजीनियर हो जाऊँगा बीटेक करने के बाद, मैं एक बार दोबारा क्यों पढ़ूँगा फिर से? बीटेक के बाद एमटेक भी क्यों करूँ? तो मेरे अंदर ये भी साफ़ था कि मुझे फिर से दोबारा आगे एमटेक भी नहीं करना है। तो मेरे रास्ते धीरे-धीरे वो नैरो होते जा रहे थे कि साहब जाना किधर है? जितने-जितने उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम थे वो मैं धीरे-धीरे कम करता चला गया। जी। तो मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी, एमटेक नहीं करना। तो अब बचा गवर्नमेंट जॉब। परंतु उन दिनों मैंने सोचा कि मैं कुछ लोग तो फाइनल ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दिए। जिनको तैयारी करनी थी पीएसयू वगैरह की वो उसी वक़्त से पढ़ने लगे। मैंने कहा नहीं ऐसा करते हैं कि अब ज़िंदगी के कुछ दिन और बचे हैं, इसको भी मौज से जी लेते हैं। पहले पढ़ेंगे यहाँ से निकलने के बाद ही। तो मैंने उन दिनों कोई पढ़ाई नहीं की एक्सेप्ट फॉर माय सब्जेक्ट। जो मैं इलेक्ट्रिकल में था उसके अलावा मैंने कोई और अलग से पढ़ाई नहीं की। वहाँ से निकल कर के मैं दिल्ली आ गया। मेरे गाँव से काफ़ी दूर में किसी एक आदमी का मैंने सुना कि उसका आईएएस वाली लिस्ट में सिलेक्शन हो गया।
ये वो पॉइंट था जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आदमी को ये लगता है कि अगर मेरे पास का आदमी यहाँ तक जा सकता है तो मैं तो जा ही सकता हूँ, जी। वहाँ तक, उसके आगे भी शायद। कहीं से ये मन में आया कि अच्छा, तो मेरे आस-पास में कुछ लोग कहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, तो पहले मैंने सोचा था कि कह रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, बनेंगे, नहीं बनेंगे। पर उस वक़्त से जब मुझे मालूम चला कि उसका लिस्ट में नाम आया है, तब से मुझे एहसास हो गया, अच्छा, तो ये हमारी रीच में है। हुँ, हुँ। तो उन उन दिनों से मेरी ये क्लैरिटी हो गई थी कि मुझे भी आगे जाकर के गवर्नमेंट की क्लास 1 सर्विस का ही एग्ज़ाम देना है। जी। तो मैं वहाँ से पन्नागर से निकलने के बाद में दिल्ली चला आया, मेरा एक दोस्त और था, वो आईएएस की तैयारी वहीं रहते हुए कर रहा था। अच्छा। तो मैं उसके साथ चला आया, मैंने कहा, "भाई मुझे भी करना है, तुम ले चलो।" वो थोड़ा अच्छे घर से था, फादर ऑलरेडी पीसीएस ऑफिसर थे, तो उसने दिल्ली में कुछ अपना सेटलमेंट ढूँढ लिया और मुझे बोला कि तुम चले आओ, तो मैं भी चला गया उसके साथ में। तो इस तरीके से वहाँ जाकर के मैंने अगला निर्णय ये लिया कि जो पीएसयूज़ हैं, जैसे कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है या कई हैं, हाइली पेड जॉब्स हैं गवर्नमेंट सेटअप के अंदर। प्राइवेट जॉब तो हाइली पेड था ही, लेकिन गवर्नमेंट सेटअप के अंदर ये हाइली पेड जॉब्स हैं जो कि गवर्नमेंट अफ़सर को नहीं मिलती हैं, हुँ, हुँ। उतनी तनख्वाह। वो भी अवेलेबल थी, उसमें कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड थे, कुछ जो है रिटन टेस्ट बेस्ड थे। तो मैंने अगला क्रॉस मार्क उनके सामने लगाया कि मुझे यहाँ भी नहीं जाना है। मुझे केवल जाना है क्लास 1 सर्विस में। तो क्लास 1 सर्विस मेरे लिए जो उस वक़्त के ज्ञान के हिसाब से जो मुझे पता था, वो था एक आईएएस और दूसरा था आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज़। तीसरा, घर वालों की डिमांड पे एक वो था कि यार यूपीपीसीएस भी भर दो, उसमें भी अफ़सर अच्छे होते हैं। हाँ। तो ऐसे करके मैं वहाँ पहुँच के मैंने भर दिए फॉर्म तीनों। तो मैं अपने पहले अटेम्प्ट में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और यूपीपीसीएस क्वालीफाई कर लिया मैंने। वहाँ से मैंने ये रेलवे की सर्विस जॉइन की, जॉइन करके मैंने छुट्टी ले लिया कि मुझे आगे भी एग्ज़ाम देना है। तो उसके बाद मुझे केवल एक ही एग्ज़ाम देना बाकी रह गया आईएएस का, जो मैं वो एग्ज़ाम देता रहा और अपने तीसरे अटेम्प्ट में मैं उसमें भी क्वालीफाई कर गया। अच्छा। और उसमें मुझे कभी भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ भरने नहीं पड़ते थे, मैं टॉप 3 चॉइसेस, टॉप 4 चॉइसेस ही देता था, अच्छा। कि मुझे और की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में ऑलरेडी हूँ, हुँ, क्लास 1 जॉब में। तो इस तरीके से मुझे वो मिला लेकिन वहाँ मेरी रैंक अच्छी नहीं थी हुँ, हुँ। और भी दुःख दर्द हैं, वहाँ गाइडेंस वाली बात फिर आ जाती है। वो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारा आम आदमी का ये मानना होता है कि मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। हुँ, निष्ठा से आप निष्ठापूर्वक, लगनपूर्वक मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए और ये सब जो ढेर सारा हमारा ज्ञान है, ये सब सही है अपनी जगह। हुँ, 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 हुँ। लेकिन हमारे पास जो एक फैक्टर है कि आपको गाइडेंस भी चाहिए, आपको काउंसलिंग भी चाहिए। वो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और स्पेशली वो तब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपके 1-2 नंबरों से आपका भविष्य तय हो जाता हो। हुँ, आप अगर यूपीएससी की मेरिट भी देखें, तो उसमें टॉपर को छोड़ दीजिए, टॉप 5, टॉप 10 को छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो होता है ग्राफ, वो ऐसा होता है कि 1 नंबर पे 3 आदमी, 1 नंबर पे 4 आदमी और जी। 50 नंबर के अंदर पूरी मेरिट डिसाइड हो जाती है। हुँ, हुँ, तो वहाँ आप 1-1, 2-2 नंबर का महत्व बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे काम क्या आता है, मेहनत तो ये भी कर रहा है, मेहनत तो ये भी कर रहा है, मेहनत तो वो भी कर रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है, वहाँ काम ये आ जाता है कि किसकी प्रॉपर काउंसलिंग है, कि मेहनत कैसे करनी है, कहाँ आपको थोड़ा-सा एज ले लेना है किसी और से और स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी है, प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, कोचिंग कौन-सी अच्छी है, सब्जेक्ट कौन-सा अच्छा है, ये सब चीज़ें बहुत मायने मायने रखती रखता हैं। है। इसी टॉक में हमने पहले बोला था कि मेरा जो है गणित मेरी पहली महबूबा थी। उस महबूबा के चलते मुझे बहुत नुकसान हुआ, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं वहाँ जा कर के मैंने फिर से गणित सब्जेक्ट ले लिया और वो मुझे बहुत प्रिय था, इसलिए ले लिया लेकिन फैक्ट ये था कि उस वक़्त वो एडवाइसेबल नहीं था लेना। हुँ, हुँ, उस वक़्त मुझे उसकी जगह कोई फिलॉसफी, हुँ, हुँ। व ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का सब्जेक्ट लेना चाहिए था, जिसको लेकर के लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। जी। और मेरे इस सब्जेक्ट को ले लीजिए गणित को और एक मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया जो कि मैंने आखिरी बार 10th में पढ़ा था और वहाँ भी मैंने कभी पूरा नहीं पढ़ा, उसमें मुझे हमेशा ज़्यादा नंबर आते रहे गणित से। तो कुल मिला के एक स्ट्रैटेजिक फॉल्ट हुई उस टाइम में हुँ, हुँ। कि मैंने ये गणित सब्जेक्ट चूज़ किया
इसका नुकसान हुआ, नहीं तो शायद मेरी रैंक बहुत अच्छी होती, शायद आईएएस होती, आईपीएस होती। तो इसका भी वहाँ पे नुकसान हुआ। तो आगे की ज़िंदगी यूँ रही कि फिर मैंने 3rd अटेम्प्ट में ये क्वालीफाई किया और रैंक अच्छी नहीं थी तो मैंने उसको छोड़ कर के वापस रेलवे को रिज़्यूम कर लिया। वहाँ पे जाकर के दोबारा जॉइन कर लिया और फिर तब से सिंस 2000 मेरी जॉइनिंग थी और सिंस 2002 मैं रेलवे की सर्विस में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये वहाँ से यात्रा रही। मैंने इसी महीने करीबन लास्ट 12 दिनों में मैं 3 शहरों में गया, बैंगलोर, बॉम्बे और दिल्ली। करीबन 80-85 बहुत अच्छे लोगों से मिला मैं, जो नवोदय के अलुमनाई हैं। और जब मेरी उनसे बात हुई कि उनकी क्या भूमिका है चीज़ों को बेहतर करने में, चाहे वो नवोदय के अंदर या बाहर हो, तो समझ में आया कि सभी इस बात को एप्रिशिएट करते हैं कि उनका एक इनपुट होना चाहिए, उनका एक भूमिका है। लेकिन उनको लगा कि मैं कर क्या सकता हूँ? समय नहीं है या फिर इतना अब मैं क्या करूँ जा करके। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने गाँव के किसी आस-पास के गाँव के में सुना कि कोई था जिसने आईएएस क्लियर किया, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। वो आपने एग्ज़ाम्पल देख लिया कि मैं भी कर सकता हूँ और उसका परिणाम ये हुआ कि आपने सारे ऑप्शंस कट कर दिए और जो भी ग्रेड ए की सर्विसेज़ थी, आईईएस और यूपीपीसीएस और आईएएस तीनों के पीछे आप लग गए और आपने तीनों में क्वालीफाई किया। बाद में उसमें रैंक अच्छा नहीं था और आप शुरुआत में पहले में ही आईईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छा कर रहे थे और उसमें हो गया था आपका और आप उसके बतौर आप जो है डेली ऑफिसर है आरडीएसओ में, आरडीएसओ है वहाँ पर। तो कहीं न कहीं मैं उन सब लोगों से बताना चाहता हूँ जो लोग अलुमनाई हैं कि सबसे पहले तरीका ये है गिव बैक करने का कि आप ऐसा कुछ करिए कि आप एग्जाम्पल सेट करिए। तमाम लोग की नज़र आप पर है, आपके विद्यालय से जो जहाँ से आप पढ़ के निकले हैं। सिर्फ़ ये सुन पाना लोगों का वहाँ पे जो हैं कि आप वहाँ पर हैं, एक बहुत बड़ा एम्पलीफायर का काम करता है। तो अगर सिर्फ़ आप जाएँगे वापस और पता चले वहाँ के बच्चों को कि आपने यहाँ से ही इसी खाने को खा के इसी जगह जा कर के आप वहाँ पहुँचे हैं, तो होता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। तो इसलिए लोगों का विज़िट करना बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल में, जो लोग आइकॉन्स हैं हमारे, जो लोग ये अच्छा कर रहे हैं मैं दुनिया में। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना प्लीज़, चाहूँगा प्लीज़, आपको। प्लीज़। जब मैं वहाँ पे गया, तो ये तो एक खाली बात रही कि मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने ये ऑप्शंस बंद कर दिए। तब मेरे सामने रास्ता ही यही रह गया कि अब मैं अगर जा सकता हूँ, तो यहाँ जा सकता हूँ और नहीं, तो मैं ज़मीन पे रह जाऊँगा। हुँ, या तो मैं सीधा आसमान में जाऊँगा या ज़मीन पे रहूँगा। हाँ, तो इस तरीके से मैंने अपने ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया कि अगर परफ़ॉर्मेंस देना है, तो इस तरह की देनी पड़ेगी कि यहाँ पहुँचेंगे, नहीं तो आप हमेशा कुछ नहीं वाले ब्रैकेट में रह जाएँगे। इससे ये फ़ायदा हुआ मुझे कि मेरा जो पढ़ाई का वो था जो टाइम था, उसमें बड़ी प्रोफ़ेशनलिज़्म आ गई। अच्छा। मैं आपको बताऊँगा तो थोड़ी-सी अतिशयोक्ति लगी लेकिन ये बिल्कुल सही है। 24 घंटे में से कोई सा भी टाइम स्लॉट जो आप सोच सकते हो कि 3 घंटे का ये टाइम स्लॉट होगा पढ़ाई का, कंटीन्यूअस स्टडी का, ऐसा नहीं होगा जो मैंने एक्चुअली ना पढ़ा हो। 24 घंटे में से कोई सा भी टाइम स्लॉट आप सोच लीजिए 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 2 से 5, 5 से कुछ भी करके और एक टाइम में जब मैं वहाँ गया था तो मैं रोज़ के 12 से 13 घंटे पढ़ता था। 12 से 13 घंटे जिसमें से आप सारा टाइम निकाल लीजिए। ब्रेक टाइम निकाल लीजिए, चाय पीने का, खाने का टाइम निकाल दीजिए, नहाने-धोने का टाइम निकाल दीजिए, सोने का टाइम निकाल दीजिए। 12 से 13 घंटे मिनिमम पढ़ता था और किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो 14 से 15 घंटे भी हो जाता था। ये सिर्फ़ प्योर पढ़ाई का टाइम बता रहे हैं आप। प्योर पढ़ाई का टाइम बता रहा हूँ, अगर मैंने 1 घंटे से दूसरे घंटे के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया है तो वो भी निकाल दीजिए। हुँ, हुँ, तो वो मैंने कंटीन्यूअस स्टडी की है। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं रात के 10 बजे कुर्सी पे बैठता था पढ़ने के लिए, तो मैं सुबह 6 बजे उठता था। एक बड़ा सुंदर वाकया है इसका, हाँ, प्लीज़ बताता बताइए। हूँ। मैं दिल्ली में जहाँ रहता था, जीएसराय इलाका था, यस सर। आईआईटी के जस्ट पास में था जी, जी, एक, जी, जी। उसको गाँव कहते थे लेकिन दिल्ली में कोई गाँव नहीं है, सब शहर ही अब तो हैं। मार्केट बन गया है वो। हाँ, तो मैं वहाँ रहता था, तो बड़ी सटी-सटी सटे-सटे घर होते थे। तो गर्मियों का टाइम था, दड़बे जैसा कमरा होता था, ना उसमें कोई कूलर, ना कोई एसी, कुछ नहीं होता था, अच्छी खासी गर्मी होती थी उसमें। हुँ, हुँ, तो कमरे के अंदर पढ़ पाना मुश्किल होता था। तो मैं बाहर चला आता था, मैं 3rd फ्लोर पे रहता था। हुँ, तो मैं बाहर आकर के बैठ जाता था, रेलिंग के पास में, हुँ, हुँ, तो उससे थोड़ी-सी हवा आती थी, तो थोड़ा ठंडा लगता था रात में, कूल लगता था। हुँ,
रात में मैं 10 बजे वहाँ बैठता था पढ़ने के लिए, तो एक बार मेरे सामने जो रहते थे, जो लैंडलेडी थी सामने जो रहती थी, वो अपना रात में जैसे सोने के पहले आए तो लाइट वाइट ऑफ करने, इधर-उधर की लाइट वाइट ऑफ करने आई, तो उन्होंने देखा कि मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ। यूजुअल थिंग, चली गईं। हुँ, सवेरे जब वो उठी हैं 5:30-5 बजे उठ के, हाँ, तो ऐसे जैसे आँख मीचते हुए ऐसे बाहर आईं, तो बाहर आईं तो ऐसे देखा उन्होंने देखा कि मैं वहीं सेम पोज़ीशन में आई एम स्टिल सिटिंग। तो उन्हें मतलब कुछ लगा कि इसमें सही से नहीं देखा है, तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे 2-4 बार और करके फिर से ध्यान से ज़रा आँख-वाँख खोल करके फिर से देखा, तो तब उन्हों को यकीन हुआ कि अच्छा मैं वही हूँ जो रात में 10 बजे यहाँ बैठा था और अभी सुबह के 5:30 बजे भी मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ, तो वो ऐसा उनका फेस बना उस टाइम में कि वो मुझे याद हो गया। तो ये मैं लगभग 2-3 महीने इस स्लॉट में पढ़ा। 6 बजे फिर मैं सोता था और उठता था 12 बजे। 12 बजे से उठ के फिर चाय-नाश्ता, खाना-पीना करके और लगभग 3 बजे से फिर पढ़ने बैठ जाता था। 3 बजे या 2 बजे के आस-पास से फिर पढ़ने बैठ जाता था। फिर ये कंटीन्यूअस चलता था अगले दिन 6 बजे तक मॉर्निंग। बीच में आप थोड़े-मोड़े ब्रेक्स निकाल दीजिए, खाने-पीने का टाइम निकाल दीजिए बट मतलब सोने का टाइम 6 से 12 ही था। ओनली फॉर 6 आवर्स एंड दैट वाज़ द ओनली टाइम जिसको आप कह सकते हैं कि उस वक़्त मुझे लगता था ये भी क्यों वेस्ट होता है। अच्छा, काश काश कि ये भी पढ़ पाता। पढ़ पाता। हाँ, तो मेरा उस वक़्त फीलिंग ऐसा था कि मैं ऐसे रास्ते पे निकल लिया हूँ कि हुँ, अगर मैं पहुँचूँगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँचूँगा तो बर्बाद हो जाऊँगा। हुँ, तो ये इसका इतना प्रेशर रहता था हुँ, कि मैंने जो सारे क्रॉस लगाए थे ना हाँ, हाँ, कि मैं ये नहीं किया तो ये इतना नुकसान होगा, वो इसका इतना प्रेशर रहता था कि मेरे को सोना जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम लगता था। हुँ, हुँ, मेरा जो दोस्त था जो मेरे से पहले से आईएएस की पढ़ाई कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो आईएएस कुछ भी क्वालीफाई नहीं कर पाया। तो वो थोड़ा रिलैक्स था। शायद उसके पास ये परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था और वो पीएसयू में चला गया हुँ, क्योंकि हुँ, उसने पीएसयू का फॉर्म भर दिया, जी, पीएसयू में सिलेक्शन हो गया। उसने कहा यार अब तो तनख्वाह मिलेगी, अब तो वहीं जाके पढ़ कुछ लूँगा, कहा नहीं बचा वहीं जाके पढ़ लूँगा। और करने हाँ, यहाँ तो जो है पिताजी के ही पैसे खर्च हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। तो वो चला गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ पीएसयू चला गया तो एक बार ज़िंदगी का रास्ता बदल गया। हुँ, परफॉर्मेंस का वो प्रेशर नहीं रहा, नहीं रहा। तो आगे नहीं कर पाया। हुँ, परंतु मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, वही आदमी का अल्टीमेट एम होना चाहिए हुँ, या अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ये बहुत ही मिसगाइडेड और मिसनॉमर टाइप की चीज़ है सोसाइटी में जी, कि यही हाईएस्ट चीज़ है जो अचीव करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट चीज़ जो है ज़िंदगी में वो है अचीव करने के लिए कि आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट बनें। एक्सपर्ट बनने से आपकी वैल्यू है। आईएएस तो केवल चेयर की वैल्यू है, आदमी की वैल्यू नहीं है एक्चुअली। आदमी की वैल्यू तब होती है जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकें हुँ, और आदमी ढूँढता हुआ आपको वहाँ तक पहुँच जाए हुँ, कि मुझे एक कोई अनूप मौर्य हैं, मुझे उनसे मिलना है क्योंकि वो साहब फला चीज़ में आप बहुत छोटी चीज़ ले लीजिए। कोई कहे कि नहीं वो भई ये बता सकते हैं कि देख कर के कि कौन-सा गन्ना मीठा होगा, कौन-सा नहीं होगा। हुँ, हुँ, बहुत छोटी-सी बात है लेकिन एक्सपर्टीज़ की बात है। अगर जी, किसी को डेवलप हो गई और वो फसल देख कर के बता सके कि इस गन्ने में शुगर कंटेंट कम होगा, जी, जी, तो किसान के लिए तो वेस्ट हो गया। हुँ, हो सकता है अगर शुगर मिल वाले को मालूम चल जाए कि इस गन्ने में शुगर कंटेंट कम होगा तो लेगा नहीं। हुँ, तो कहने की बात ये है कि अगर एक्सपर्ट बने आदमी तो उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। और केवल ये एम्फसाइज़ करने के लिए मैंने कहा कि किसी चीज़ के पीछे मत भागें। हुँ, आईएएस के पीछे मत भागें या किसी चीज़ के पीछे मत भागें, सबको नहीं बनना है वैसे भी उसमें 700-800 सीटें ही हैं। जी, सबको नहीं बनना है और उन सब सीटों में भी सबको आईएएस नहीं बनना है। हुँ, और आईएएस बन करके भी हमेशा चेयर की ही वैल्यू होती रहेगी, आप जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन नाम नहीं जानेगा कोई। हुँ, लेकिन अगर कुछ और बनेंगे तो वो नाम आपका जानेगा। हुँ, जी, ये एक मेरा केवल एक वो था कि कहीं लोग मिसगाइड ना हो। जी, जी। आपने तो बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। एक तो ये है कि ऑप्शन ना होना एक परफॉर्मेंस प्रेशर बना आपके लिए और जी, आपने फिर कहा कि अब तो करना ही पड़ेगा वरना फिर बर्बादी हो जाएँगे। जी, और बहुत ही ये वोकल सा मतलब राय रहा है आपका 2-3 बार आपने बात कही कि अगर हम नहीं कर पाएँगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो हुँ, करना ही करना पड़ेगा। और आपका साथी जो था बिकॉज़ ही कुड हैव गॉटन टू पीएसयूज़ उनके पास वो हुँ, प्रेशर नहीं था, उनके पास कुछ और था करने के लिए। हुँ,
तो मैं अभी कुछ दिनों पहले था नासिक नवोदय में महाराष्ट्र में, और वहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे थे कि मतलब ठीक है, मैं करूँगा यूपीएससी, लेकिन मैं ना वो जो है नेट की तैयारी कर लेता हूँ। मैं टीचर के लिए तो मेरा हुँ, चलता रहेगा हिसाब-किताब। हुँ, तो हुँ, कहीं न कहीं जैसा कि आपने भी कहा कि सिर्फ़ गाइडेंस के लिए आपने कहा है, क मैं भी कहना चाहता हूँ कोई तरीका एक नहीं है सबसे बेस्ट तरीका। लेकिन जो 2 बातें आपने कही, एक बात ये कि अगर ऑप्शंस नहीं हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको आपकी तैयारी को एम्प्लीफाई करता है बिल्कुल। कि भई आड़ या पार करना पड़ेगा मेरे को। जी, तो उस तत्परता से आप काम करते हैं, वो जो 12 शिक्षा का जो आपका फ़ेज़ था पढ़ने का जो है, तो वो कहीं न कहीं निकल के आया कि अब तो कोई तरीका और बचा ही नहीं है, अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और वही निकालना है। और फिर आपने कहा कि सिर्फ़ आईएएस सब कुछ नहीं है। तो कहीं न कहीं ये भी है कि एक समय आने के बाद में आप वो कॉल ले पाते हैं कि जिसके पीछे लगा हूँ मैं सारे ऑप्शंस को छोड़ करके, क्या अभी भी वो समय है कि मैं उसके पीछे लगूँ, या फिर वो टाइम आ गया कि अब मैं चीज़ों को देखूँ आस-पास? हुँ, 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 शुरुआत से देखने के बजाय कि हम क्या-क्या कर सकते हैं, कहीं न कहीं भटकाव का काम करता है कि आप बिल्कुल। फिर छोटी चीज़ को चुन लेते हैं और वो एक बारी पाने के बाद में बड़ी के लिए को पहुँचने के लिए वो इतना प्रेशर नहीं होता है, चूँकि आप सेट हो गए, सैलरी आ रही है आपकी। तो ये आपने बात की। थोड़ा-सा मुझे बताइए कि जब आप अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में हैं और आपने करीबन 20 साल की सर्विस लगभग। लगभग दी है, और अभी लखनऊ में आप डायरेक्टर हैं आरडीएसओ में, और साथ में आपने कुछ 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। इससे पहले जी। जो किताब आई थी दर्द मांझता है, मेरे साथ में किताब है। उसमें वो अमेज़न पे टॉप 5 बेस्ट सेलिंग नॉन इंग्लिश बुक्स में से एक थी, और हम सब में से कई लोगों ने उसको पढ़ा, उसको जो है उसके वो कोट्स निकाले, कोटेबल कोट्स की ये लाइन थी और हमने फेसबुक पे लिखे और काफ़ी सेलिब्रेट किया हमने उन चीज़ों को। मेरे पास वो किताब है, और उसके बाद में आपने नई किताब लिखी, दिल है छोटा-सा। जी, जी। तो ये किताब मेरे साथ में अभी कुछ दिन पहले रिलीज़ हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसा पहले किताब से निकल के आ रहा है मुझे लग रहा है, और वो चीज़ काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी लाइफ़ से भी, कि बहुत ही साधारण जगह से, साधारण घर से निकल के ऊपर मशक्कत करना, जो है अपने फैज़ाबाद से पंतनगर होते हुए जीएस सराय पहुँच करके आईएएस में आरडीएसओ में जाना और फिर चीज़ों को करना, और फिर लोग बोलते हैं कि एक बार जाने के बाद में जो रेड टेपिज़्म है, वो जो हुँ, फाइल्स हैं 9 टू 5 का जो वाकया है, उनमें फँस जाने के बाद में लाइफ़ क्रिएटिव नहीं रह जाती है। जी। उसमें वो स्पेस नहीं होता है, कुछ आप अलग करिए, कुछ ढूँढिए, और कोई प्रेशर भी नहीं है, पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, हुँ। तो ये बुक कहाँ से आ गई? मैं आपको बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि हाँ, जब मैंने इसकी बैकग्राउंड इनफैक्ट स्कूल डेज़ से ही स्टार्ट हो जाती है, कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे पिताजी को वो कुछ किताबें रखते थे पढ़ने के लिए घर में, तो मैं उनमें से पढ़ने लगा था किताबें। और मैं जब नवोदय में आ गया था तो मेरे पिताजी प्राइमरी में टीचर हो गए थे, तब उनकी जॉब लग गई थी। तो प्राइमरी के टीचर को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किताबें मिलती थीं स्कूल में बाँटने के लिए, तो वो गर्मियों की छुट्टियों में मिल जाती थीं। तो गर्मियों की छुट्टियाँ उनकी और हमारी सब कोइंसाइड होती थी, तो वो किताबें पहले मेरे घर पे आ जाती थीं। जी। जब स्कूल खुलेगा तब जाके बँटेंगी, तो और उन छुट्टियों में मैं भी घर पे होता था, तो हाँ, मैं वो सारी किताबें पढ़ लेता था। घर हाँ। में रखी हुई खोल-खोल के पढ़ के फिर उनको ऐसे ही बाँध के रख देता था। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर नवोदय में तो लाइब्रेरी होती थी, अच्छी फैसिलिटी थी वहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक हो गया, तो मैं वो पढ़ने लगा, पॉकेट बुक्स पढ़ने लगा, ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा और केशव पंडित और कौन-कौन से। तो वो कहानियाँ पढ़ने लगा जो कि अच्छा नहीं माना जाता था पढ़ना जिन्हें, जिन्हें लोग कहते थे कि इससे लड़का बर्बाद हो सकता था, वो भी मैं छुप-छुप के पढ़ लेता था। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, ऑल्दो मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं था वो, हाँ, कहीं से भी लिटरेचर पढ़ना। और लिटरेचर हमारी यूनिवर्सिटी पूरी प्रोफेशनल थी, वहाँ पे लिटरेचर किसी का भी सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन लिटरेचर फिर भी रखा जाता है, जिससे वो समाज में संवेदनाओं का एक भंडार है। जी। तो लिटरेचर फिर भी लाइब्रेरी में अवेलेबल था। तो मेरे 2-3 दोस्त थे जो पढ़ने का शौक रखते थे, हम लोग आपस में एक-दूसरे को रेफ़र कर देते थे कि ये वाली किताब अच्छी है, इसको पढ़ लो। तो इस तरीके से मेरा वो शौक रहा। और ये भी एक कारण रहा कि मैंने यूपीएससी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों छोड़ करके हिंदी लिटरेचर ले लिया। जी। सोचिए जो 4 साल मैंने जिस सब्जेक्ट को पढ़ा, उसको मैंने अपना सब्जेक्ट नहीं चूज़ किया। हुँ, हुँ। उसको मैंने छोड़ दिया और मैथमेटिक्स के साथ हिंदी लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट ले लिया, जो कि मेरे दोनों ही बहुत पहले छूट गए थे। जी, जी, जी। तो वो पढ़ते-पढ़ते कहीं से मेरे अंदर ये ख़्याल आ गया कि मैं भी शायद लिख सकता हूँ। हुँ, जैसा ये लोग लिख रहे हैं, वैसा मैं भी लिख सकता हूँ। हुँ, लेकिन जैसा होना था,
वो था कि नौकरी में चले गए। नौकरी रेलवे की है, रेलवे 24 घंटे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और 24 घंटे चलने वाली चीज़ में हमें 24 घंटे का सिर दर्द है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन 24 घंटे चलते हैं, वहाँ पे हमेशा आदमी टोज़ पे रहता है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे बिजली वाला डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी हो। तो वही सरदर्दी हमारे पास भी थी। तो उस वक़्त मुझे टाइम नहीं मिला, ये केवल मन का एक ख़्याल सा रह गया कि ये करना है। पर क्या हुआ कि 2009 के आस-पास मेरी एक पोस्टिंग ऐसी हो गई जहाँ मैं एक इस कॉल उसका प्रिंसिपल बना दिया गया ट्रेनिंग सेंटर का। अच्छा। सारे उसमें ट्रेनीज़ जो है मुझसे बहुत उम्र में बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। हाँ। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होती थी, तो वो ऐसा टाइम था जहाँ मुझे काफ़ी फ्री टाइम मिल जाता था क्योंकि मैं ट्रेन रनिंग से अलग कर दिया गया था। तो उन दिनों मैंने लिखना शुरू किया। ये कब की बात है? किस ये सन की बात? 2009 से 2012 की बात है। अच्छा, अच्छा। तो उन दिनों मैंने लिखना शुरू किया और ये कहानियाँ ढेर सारी उस टाइम में लिखी गईं। लिखने के बाद में पब्लिश होने की कोशिश की। किसी पब्लिशर ने कहा कि अभी बहुत जल्दी है, पहले आप उनको कुछ दिन रहने दीजिए, फिर पढ़िएगा, फिर छपवाइएगा। तो मैंने उनकी सलाह मान ली। 2012 से 2016 में वापस फील्ड में चला गया। अच्छा। तो उस टाइम में फिर से कागज़ और कलम का वो नहीं हुआ लिखने के लिए और ना इनको दोबारा पढ़ने का मौका मिला। फिर 2016 के बाद में जब मेरी पोस्टिंग लखनऊ में हुई, तो ये भी पोस्ट ऐसी थी कि जहाँ मुझे थोड़ा वक़्त मिला और कुछ लोगों ने मुझे ऐसा मोटिवेट करना शुरू किया कि आप इसको अब छपवा लीजिए। तब मैंने कोशिश करके इस किताब को छपवा लिया और उसके बाद की जो कहानी है वो है उस तरह की जहाँ की आपको आपको लोग एप्रिशिएट करने लगे और जी। जब आपको एप्रिशिएट करने लगते हैं तब आपको लगता है कि अब आपको ये काम करना चाहिए। तो क्योंकि वो पहली बुक जब पब्लिश हो गई और लोगों ने एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अंदर मटेरियल है, टैलेंट है, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम अच्छा लिखते हो, हुँ, तब से ये पैशन बन गया और जब कोई चीज़ पैशन बन जाती है तो आप उसके लिए टाइम ढूँढ ही लेते हैं। हुँ। अब मैं अपनी चाहे नींदों में से टाइम कर लूँ, चाहे फैमिली टाइम में से कम कर लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ बट अब मैं उसके लिए टाइम ढूँढ लेता हूँ। इस तरीके से मेरी दूसरी किताब भी आ गई। तो उस कहानी का रोल मान लीजिए बूढ़े का है या बीमार का है या जज का है या कलेक्टर का है या प्रधानमंत्री का है, तो आपको उसके कैरेक्टर में जाना पड़ेगा और जाने के बाद में वो फ़ील करना पड़ेगा कि अगर वो खड़ा हुआ तो कैसा खड़ा हुआ, उसने कुछ कहा तो कैसा कहा